हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्भय प्रताप सिंह अपने इस चैनल टेकाचार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे सी लैंग्वेज में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स इन सी। तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि ऑपरेटर्स जो पार्ट है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसको बोला जा सकता है, क्योंकि ऑपरेटर के ही बिहाफ पे सारा हम कोड लिखते हैं और सारे जो भी हमारे लूप इफ हिल्स जितने भी कंडीशन चलेंगे उनमें सब में आप ऑपरेटर का ही यूज करेंगे। ओके, तो हम लोग इस टॉपिक को आगे देखते हैं और सीखते हैं कैसे ऑपरेटर यूज करते हैं सी में। ओके, ऑपरेटर्स इन सी। तो बेसिकली ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर वही होते हैं जो आप लोगों ने मैथ्स और फिज़िक्स वगैरह में पढ़ रखा है। तो ऑपरेटर्स की बात करें तो बेसिकली होता क्या है कि यदि कोई भी एक्सप्रेशन हम लिखते हैं तो वो मेनली दो चीज़ से ही मिलके बनी होती है, ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर। ओके, तो हम ऑपरेंड्स किसको बोलते हैं और ऑपरेटर किसको बोलते हैं वो ऐसे छोटा सा एक समझते हैं, एक एक्सप्रेशन लिख के। जैसे कोई कुछ आपने एक एक्सप्रेशन लिखी ए प्लस बी माइनस सी। ओके, तो जो हमारे ये वैल्यूज़ हैं ये क्या कहे जाएंगे? ऑपरेटर। ओके, ये हमारे जो हैं ये होंगे, ये सब सारा चीज़ आपको तो आप लोग इस स्टेज पे हैं, मैथ्स पढ़ के हैं तो ये सारे पता है। बट चूँकि हम लोग स्टार्टिंग से हर चीज़ इनिशियल से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। और दूसरा हमारा जो ये ऑपरेटर्स के बीच में जो वैल्यू यूज हो रही है इसको क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स। ओके, तो ऑपरेटर हमारे ये वाली वैल्यूज़ हो गए, कोई भी एक्सप्रेशन में जो बीच में यूज होंगे वो ऑपरेटर्स हैं, और उनके पहले बाद में जो यूज हो रहे होंगे उनको हम लोग बोल रहे होंगे ऑपरेंड्स। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑपरेंड्स। ठीक है, ये हमारे ऑपरेंड्स हो गए। तो हमारे इन्हीं ऑपरेंड्स के यूज़ के हिसाब से हम लोगों ने ऑपरेटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, तो हम पार्ट्स की बात कर लें तो 3 कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब वो 3 टाइप्स के कैटेगरीज उनको बोल सकते हैं कि 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं हमारे ऑपरेटर। तो जो पहली कैटेगरी है उसको हम क्या बोलेंगे? यूनरी ऑपरेटर्स। ओके, यूनरी ऑपरेटर्स। अब ये जैसा कि इसके नाम से ही आपको लग रहा है, यूनरी ऑपरेटर्स मीन्स कि इसके ऑपरेशन में हम सिंगल ऑपरेंड का यूज करेंगे। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे यदि हम देखते हैं कि हमारे यूनरी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, तो यूनरी ऑपरेटर हमारे अभी आगे हम डिस्क्राइब भी करेंगे, बट अभी समझने के लिए हमारा ये हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, मतलब इंक्रीमेंट बोलेंगे, प्री पोस्ट तो आगे हम बताएंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया, डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया, और एक ये हमारा नॉट ऑपरेटर हो गया, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हो गया। ये हमारे सारे एक तरह से क्या कहे जाएंगे? यूनरी ऑपरेटर्स। चूँकि इनमें एक ही ऑपरेंड यूज होता है इसलिए इनको यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, दूसरी कैटेगरी जो आएगी वो हमारी होती है बाइनरी ऑपरेटर्स। ओके, तो बाइनरी ऑपरेटर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हमारे 2 ऑपरेंड्स यूज हुए होते हैं, एक ऑपरेटर के साथ में 2 ऑपरेंड्स लगेंगे। तो यदि 2 ऑपरेंड्स यूज हो रहे हैं तो उसको हम बाइनरी ऑपरेटर बोलेंगे। तो एग्ज़ाम्पल यदि इसका हम बात करें तो एग्ज़ाम्पल पे हमारा क्या क्या इसमें आता है? इसमें हमारे जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं वो आएंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, रिलेशनल, आगे हम लोग अभी इसको पढ़ेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, और लॉजिकल
एक्सेप्ट नॉट, ओके। लॉजिकल में जो हमारा एंड आर आएगा, बट नॉट चूँकि वो यूनरी टाइप का है तो इसलिए ये बाइनरी में नहीं आएगा, ठीक है। एक तीसरा भी ऑपरेटर कैटेगरी है, उसको हम क्या बोलेंगे, टर्नरी ऑपरेटर, ओके। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर में कौन टाइप के ऑपरेटर आते हैं, वो चूँकि एक ही ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। क्वेश्चन मार्क और कोलन से ये यूज होता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है कंडीशनल ऑपरेटर, ओके। तो ये जो हमारी ये 3 कैटेगरीज़ हैं, ये ऑपरेंड्स को देखते हुए ऑपरेटर की कैटेगरी डिफाइन की गई है, ओके। तो ये हमारे 3 टाइप्स की कैटेगरी हो गई। अब हम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग ऑपरेटर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है अरिथमेटिक ऑपरेटर, ओके। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये हमारा जो मैथ में हम लोगों ने हमेशा यूज़ किया वो वही सारे ऑपरेटर हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर में आते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर की यदि बात करें तो मैथ वाले सारे ऑपरेटर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और रिमाइंडर का भी एक पार्ट जो यहाँ बेसिक मतलब मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, ओके। तो यदि एक हम लोग टेबल बना के देखें और फिर एक एग्जांपल भी देखते हैं, तो टेबल हमारी कैसे बनेगी, मतलब सपोज़ इधर हमने दे दिया एक हेडिंग दे दिया ऑपरेटर्स और यहाँ पे हमने लिख दिया डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे हमने लिख दिया एग्जाम्पल, ओके। तो ऑपरेटर में हमारा क्या हो गया, ये, ठीक है। जैसे नॉर्मल हम लोग मैथ में यूज़ करते हैं, प्लस किस लिए यूज होता है, एडिशन के लिए। तो इसके डिस्क्रिप्शन में देख हम लोगों ने क्या लिख दिया, एडिशन, ओके। एग्ज़ाम्पल यदि हम देखना चाहें तो हमारा एग्ज़ाम्पल कैसे हो जाएगा, अच्छा ठीक है। ये ऑपरेटर जो है ज़रूरी नहीं कि ये ऑपरेंड हमारे कोई वेरिएबल ही हो, वैल्यू पे भी वर्क करता है। यहाँ पे सी में यदि हमने जैसे a + b एग्जांपल में लिखा, तो ये a की कोई ये एक वेरिएबल है, इसमें कोई वैल्यू होगी और b में भी कोई वैल्यू होगी, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट आप ये भी लिख सकते हो a + 10, ठीक है। तो उसमें भी हमारा a में जो वैल्यू होगी वो वैल्यू प्लस उसमें 10 और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जो ऑपरेंड है वो एक वेरिएबल ही नहीं, कोई वैल्यू भी एक ऑपरेंड हो सकता है, ठीक है। ऑपरेंड केवल वेरिएबल ही नहीं होगा। तो पहला ये हो गया। दूसरा हमारा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, माइनस साइन से जिसको हम डिनोट करते हैं, इसको सब्सट्रैक्शन, ओके। इसको यदि हमने एग्जांपल में देखा तो a - b, ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन। तीसरा ऑपरेटर की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो आप मैथ में कॉपी पे ऐसे क्रॉस के साथ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते, बट यहाँ ऐसे नहीं चलता है क्योंकि कंप्यूटर पे हमारे पास कोई ऐसी की नहीं होती। तो कंप्यूटर कैसे समझेगा, स्टार, जो आपके पास स्टार बना होता है वो स्टार को आप यूज कर सकते हैं एज अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, अपने को प्रोग्रामिंग में आप यूज करेंगे। इसके डिस्क्रिप्शन में क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन, a मल्टीप्लाई स्टार a*b, तो ये जो एस्ट्रिक है ये हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा, ओके। फिर हमारा साइन आता है ये डिवीज़न का, तो ये अपना डिवीज़न का साइन है, ऑपरेटर है, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं डिवीज़न, ओके। डिवीज़न a/b, ओके। ये हमारा एग्जांपल हो गया डिवीज़न का। अभी तीसरा जो हम लोग यूज़ करेंगे वो मतलब ये फिफ्थ ऑपरेटर अर्थमेटिक में, वो हमारा होगा
मॉडुलस ऑपरेटर। ओके, तो इसको हम परसेंटेज साइन से यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मॉडुलस मीन्स कि रिमाइंडर निकालने के लिए जो यूज करते हैं इधर। तो इसके डिस्क्रिप्शन में क्या हो गया, मॉडुलस ऑपरेटर। ओके, तो ए मॉडुलस बी, रिमाइंडर का साइन लगाएंगे, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारे जो 5 मेन अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। अरिथमेटिक में ही आप मान सकते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी अरिथमेटिक का पार्ट होता है, बट वो चूँकि थोड़ा डिफरेंट टाइप उसकी फंक्शनैलिटी है, तो हम उसको अलग टाइप के ऑपरेटर में आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये 5 ऑपरेटर की बात करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल पे देख लेते हैं, फिर आगे ये हमारी प्रोग्रामिंग में हर जगह यूज आते रहेंगे, तो आप लोग इससे यूज टू हो जाएंगे। बट एक छोटा सा पहले हम लोग एग्जांपल बना लेते हैं। तो सबसे पहली लाइन आपको हैश इंक्लूड की लिखनी है। जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे सी में, तो आपको ये एक तरह से मान लीजिए, आप ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग कसम खाते हैं कि हम पहली लाइन में सी लैंग्वेज में ये लिखते ही लिखते हैं। ओके, हैश इंक्लूड, और जो हमारी लाइब्रेरी फाइल होगी, हेडर फाइल होगी, उसको हम stdio.h, ओके, इनपुट आउटपुट रिलेटेड हेडर फाइल है, इसको इंक्लूड ही करेंगे। फिर हम लिखेंगे int मेन फंक्शन, और फिर आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अभी मेन प्रोग्राम की बात करें तो सपोज हमने क्या कर दिया, int इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया a, इसमें वैल्यू कुछ भी डाल देते हैं, 10 डाल देते हैं, ठीक है। दूसरा वेरिएबल लिया b, इसमें वैल्यू हमने डाल दिया 3। ओके, 2 वेरिएबल्स हमने लिए। अभी हम क्या करते हैं, printf, ये न्यू लाइन कैरेक्टर डाला हमने, %d डाला, और printf के अंदर आप डायरेक्ट कोई भी एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, वेरिएबल भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, a + b। ओके, अभी इसको हम लोग ड्राई रन करके भी देखेंगे। printf, फिर हमने न्यू लाइन %d, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, जैसे प्लस हो माइनस आप समझ जाएंगे, हमने यहाँ पे डिवीज़न का साइन लगाया है, a/b। ओके, फिर एक printf लिखते हैं, और न्यू लाइन कैरेक्टर %t, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, a, रिमाइंडर निकालने के लिए मॉडुलस ऑपरेटर b। ओके, अब ये हमारा रिटर्न 0, हमने अपना प्रोग्राम क्लोज कर दिया। तो अब आउटपुट की बात करें, ड्राई रन के साथ आउटपुट देखते हैं। तो हमारा आउटपुट कैसे निकलेगा, सबसे पहले जब भी हमारा कंपाइलर रन करेगा, मेन प्रोग्राम पे आएगा, इस लाइन पहली लाइन पे जैसे ही आया, तो यहाँ पे क्या होगा, मेमोरी लोकेशन असाइन हो जाएगा, एक कोई मेमोरी पे रैंडम एक ए यहाँ पे पॉइंट करेगा, और इस बॉक्स पे हमारा क्या स्टोर हो जाएगा, 10 असाइन हो जाएगा। इसी तरह इसका अपना कोई एड्रेस होगा, इसी तरह कोई एक बी लोकेशन पे 3 असाइन हो जाएगा, ठीक है, इसका अपना भी कोई एड्रेस होगा। तो ऐसे हमारा पहली लाइन चल गया। फिर हमने क्या लिखा, printf न्यू लाइन। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे न्यू लाइन आ जाएगा आपके स्क्रीन पे, न्यू लाइन, चूँकि न्यू लाइन ऑपरेटर है। फिर अगली लाइन पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर टाइप का बता के रखा है, और a + b। तो a में क्या है, 10 है, b में क्या है, 3। तो a + b मिला के हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे स्क्रीन पे, 13। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन, चूँकि यहाँ पे हमारा टर्मिनेट हो गई लाइन, नेक्स्ट लाइन पे आएगा, फिर न्यू लाइन कैरेक्टर मिलेगा, फिर हमारा जो है स्क्रीन इस लाइन पे आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा इंटर के साथ। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, देखते हैं ए। अब चूँकि फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने इंटीजर टाइप का दे रखा है, तो भले ही हमारा डिवीज़न की वैल्यू क्या होगा, 10/3। ओके, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, बट चूँकि हमने इंटीजर ले रखा है, तो यहाँ पे
जो पॉइंट का पार्ट होगा उसको छोड़ देगा, यहाँ पे केवल 3 प्रिंट होगा। ओके, फिर टर्मिनेट हो गई लाइन, इस लाइन पे आए, फिर यहाँ न्यू लाइन है तो हमारा इंटर हो जाएगा। ये मैं ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचना कि ऐसा कुछ दिखेगा स्क्रीन पे, आपको वैल्यू केवल दिखेगी, इंटर नहीं दिखेगा, ठीक है। ये समझने के लिए हमने डाल रखा है। तो चूँकि ड्राई रन में हम आपको एक एक छोटी सी छोटी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि हमारे स्क्रीन पे जब भी पूरा प्रोग्राम रन होके आउटपुट आएगा तो कैसे आएगा, ठीक है। इसलिए हमने ऐसे इंटर का साइन बना दिया है, आपको दिखेगा नहीं कहीं पे। ओके, तो हमारी नेक्स्ट लाइन पे जब आएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने इंटीजर दे रखा है और क्या लिखा हुआ है रिमाइंडर में, a मॉडुलस b, मीन्स कि हमारा इस वैल्यू का जो भी ये रिमाइंडर, तो आप लोगों ने मैथ में पढ़ रखा होगा कि जब भी हम कोई भी चीज़ डिवाइड करते हैं तो जो पूरा उसका रिजल्ट आता है वो तो इस पे आ जाता है, बट कुछ रिमाइंडर भी आता है, तो वो रिमाइंडर हमारा इस पे आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर मतलब क्या आएगा, जैसे कि हमारा 10 है तो हमारा 9 तक तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 तक हो गया, तो वैल्यू कितनी बचती रिमाइंडर में 1। वो आप लोग को मैथ, आप चूँकि आप लोगों ने मैथ पढ़ रखा है तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। ओके, ठीक है। तो ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर ऐसे वर्क करते हैं। और यदि हम लोग बात करें सेकंड ऑपरेटर की टाइप जो है, तो हमारा सेकंड क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, तो हम लोग उसकी बात करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, तो रिलेशनल ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर होते हैं, आप लोगों ने मतलब जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि रिलेशन, मतलब कि जब दो ऑपरेंट्स के बीच में कोई रिलेशन बन रहा हो, मतलब कि जैसे इक्वल है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये सारे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। जैसे उनका नाम है वैसे उनका काम है। ओके, तो एक हम लोग टेबल बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इधर लिखते हैं ऑपरेटर्स, फिर हमारा डिस्क्रिप्शन, और इधर क्या होगी एग्ज़ाम्पल। तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, हमारे यहाँ सी में क्या बेसिकली हर ही प्रोग्रामिंग में इक्वल के लिए कभी भी सिंगल इक्वल नहीं यूज होता है, यहाँ पे डबल इक्वल हम यूज करेंगे सी लैंग्वेज में, ठीक है। इसको हम इक्वल टू ऑपरेटर बोलेंगे। सिंगल इक्वल का कुछ और ही मतलब होता है, वो आगे हम बताएंगे। वो एक्चुअली वैल्यू असाइन के लिए यूज होता है, ना कि रिलेशन के लिए, ठीक है। तो जब भी हमको कोई दो वेरिएबल्स या दो वैल्यू के बीच में इक्वल का रिलेशन दिखाना है कहीं पे, तो हम डबल इक्वल साइन यूज करेंगे इक्वल टू के लिए। ओके, तो इक्वल टू के लिए हमारा क्या यूज होगा, डबल इक्वल। मीन्स कि जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे हमने ऑपरेंड ए इक्वल टू बी ऐसे कहीं लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा ऑपरेटर क्या है, नॉट इक्वल। ओके, नॉट इक्वल ऐसे लिख सकते ए नॉट इक्वल बी। तीसरे ऑपरेटर की बात करें तो ग्रेटर देन, ग्रेटर देन लिख सकते ए ग्रेटर देन बी। फिर जैसे ग्रेटर देन है वैसे हमारा है क्या है, लेस देन। तो लेस देन ए लेस देन बी, ओके। फिर क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसके डिस्क्रिप्शन में क्या डालोगे आप, ग्रेटर और इक्वल। ओके, मतलब कि जैसे हमने ये लिखा ए ग्रेटर इक्वल बी, मीन्स कि ये कंडीशन हमारी दोनों और के साथ चलेगी कि मतलब ए बी से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं। इसी तरह हमारा हो गया लेस देन इक्वल टू लेस आर इक्वल। ओके, तो लेस आर इक्वल में क्या आएगा हमारा,
हमने डाल दिया a लेस देन आर इक्वल टू बी। ओके, और एक चीज़ और बताना चाहते हैं, ये सारी जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं ये हमेशा ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में ही आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। तो ये हमारी वैल्यूज़ ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में ही आपको मिलेंगी, ठीक है। तो यदि एक एग्ज़ाम्पल हम लोग इसका भी देखते हैं छोटा सा, तो एग्ज़ाम्पल में क्या होगा, ऑपरेटर को आप अच्छे से याद करिए, समझिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे प्रोग्रामिंग में। ओके, तो सबसे पहली लाइन जो कि हमने बता रखी है कि आपको हमेशा क्या करना है, हैश इंक्लूड stdio.h हमेशा लिखना है, प्रैक्टिस में रखिए, तभी प्रोग्रामिंग में भी आप गलती नहीं करेंगे। stdio.h, ओके। हेडर फाइल आपने इंक्लूड की, int मेन मेथड लिख दिया। अब इस पे आपने क्या करना है, कुछ भी, सपोज़ आपने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया, int a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 10 असाइन कर दिया। ओके, फिर उसके बाद आपने चूँकि ये हमारे जो भी ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर, वो किसी न किसी कंडीशन में यूज होंगे, ठीक है। तो ये आप लोग भी याद करके रखिए, ये लाइन लिख देते हैं कि these operators are used in conditions, okay, conditions means like कि कहाँ पे if हुआ, while हुआ, do while for etc. ओके, तो ये आपके जो भी रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो ऐसे कहीं नहीं यूज होंगे कि आपने कोई भी एक्सप्रेशन में ऐसे यूज कर लिया, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपको कंडीशन में यूज करना। तो जैसे भी इसका एग्जांपल हम लोग देखने जा रहे हैं, तो आप ए और बी में यदि रिलेशन लगाना, तो आप इफ़, आगे हम लोग इफ़ को और अच्छे से पढ़ेंगे, इफ़ स्टेटमेंट है क्या वो पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आप बस ऐसे, चूँकि एग्जांपल में आपको रिलेशनल ऑपरेटर का एग्जांपल बताना है तो ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे इफ़ लिखते हैं और ब्रैकेट में हम एक कोई कंडीशन लिखते हैं, और वो कंडीशन यदि ट्रू होती है तो इफ़ के नीचे की लाइन चलेगी, और फॉल्स होती है तो इफ़ के अंदर कंट्रोल आपका नहीं जाएगा, ठीक है, वो एल्स में जाएगा। बट वो जब इफ़ स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब अच्छे से हम लोग वहाँ देखेंगे। अभी ऐसे देख लेते हैं। अभी जैसे हमने यहाँ पे इफ़ क्या लिख दिया, ए लेस देन बी, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे हम printf, एक मैसेज प्रिंट करना है, प्रिंट करते हैं। हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, मैसेज में भी लिख दिया, a इज़ लेस देन b, पे टर्मिनेट कर दिया, और यहाँ पे हमने रिटर्न 0 लिख के प्रोग्राम क्लोज कर दिया मेन मेथड को। अब यदि हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में हमारा क्या आएगा, ठीक है। अब हमारा पहले लाइन पे कंट्रोल गया, ए और बी मेमोरी में कहीं पे बन गए, ठीक है, और उस पर ए में 5 स्टोर हो गया और बी में 10 स्टोर हो गया, ठीक है। फिर कंपाइलर नेक्स्ट लाइन पे आया। अब चूँकि इफ़ है, मतलब कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, अब इस पर हमारा एक रिलेशनल ऑपरेटर यूज हुआ है, ठीक है। तो क्या यूज हुआ है, ए मीन्स की यहाँ पे क्या देखा जाएगा, 5, और बी मीन्स 10, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन देखा जा रहा है कि 5 लेस देन 10, तो ये ट्रू है या फॉल्स। तो 5 हमेशा 10 से छोटा होता है, तो ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, ओके। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, ट्रू होगी तो मैंने बताया कि इसके ब्रैकेट के अंदर की लाइनें एग्जीक्यूट होती है, यदि फॉल्स होता है तो आपका कंट्रोल यहाँ चला आएगा इफ़ के बाहर। तो चूँकि ये हमारा ट्रू है तो आउटपुट पे हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, ए इज़ लेस देन बी, ओके। ये आउटपुट पे आ गया। अभी सपोज़ यहाँ पे
ऐसे लिखा होता, इसी प्रोग्राम में यदि हम समझ लें, ऐसे ही समझ लें कि हमारी वैल्यू क्या होती, a इक्वल टू 5 होता एंड b इक्वल टू भी 5 होता, ओके। और इफ़ में ऐसे लिखा होता कि a ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो ये वैल्यू भी आपकी क्या आती, चूँकि a में भी 5 है और b में भी 5 है, तो ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल है ना। तो हमने ऊपर बताया था कि ये r के साथ चलता है, मतलब ग्रेटर देन r इक्वल, दो में से कोई भी एक होगा तो ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो ग्रेटर तो नहीं है a b से, बट a और b इक्वल हैं आपस में, तो भी हमारे ये ट्रू रिटर्न करेगा। और ये वैल्यू यदि ट्रू निकलेगी तो हमारा कंट्रोल, ये जो भी हमारे आपने यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ओके। तो ये हमारा हो गया रिलेशनल ऑपरेटर। तो तीसरे ऑपरेटर की यदि बात करें तो तीसरा ऑपरेटर हमारा क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर, ओके। तो सी में थर्ड ऑपरेटर जो है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, ओके। तो लॉजिकल ऑपरेटर की हम बात करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में बेसिकली वही 3 ऑपरेटर आते हैं जो आप लोगों ने फिजिक्स वगैरह में देख रखा होगा, एंड आर एंड नॉट, ओके। तो हमारे ये 3 ऑपरेटर कौन कौन से हैं उनको हम एक टेबल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑपरेटर के बाद क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल, ओके। तो पहले ऑपरेटर की बात करें तो एंड, यहाँ पे डबल एंड के साइन से हम एंड ऑपरेटर को डिनोट करते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल एंड। डिस्क्रिप्शन में यदि बात करें तो लॉजिकल एंड, ओके। अच्छा, एक और भी चीज़ है कि अधिकतर क्या करते हैं, हमारे जो भी लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं ये भी किसी न किसी कंडीशन के में ही चलेंगे, लूप, इफ़, वाइल, कुछ भी लूप और इफ़ कंडीशंस वगैरह में। बट ये ऐसे ना लिख के हम किसी रिलेशनल एक्सप्रेशन के साथ में लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में यदि हम देखते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे कि a ग्रेटर दैन 5 एंड b लेस दैन 10, ठीक है। और ये भी ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो एक ऑपरेंड ये हो गया और दूसरा ऑपरेंड ये पूरा हो गया, ठीक है, इसके लिए। और इस पे अप्लाई क्या होगा, एंड, ठीक है। तो आप लोगों ने आगे पढ़ ही रखा होगा पहले कि इस पे क्या होता है कि इसमें यदि हमारे दोनों तरफ की वैल्यू ट्रू होती है तो रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है, ठीक है। मतलब एंड में दोनों ही ट्रू होने चाहिए। तो यदि ये इधर का ये पूरा ट्रू आ रहा है, ये रिलेशनल कंडीशन की वैल्यू ट्रू और ये भी ट्रू है, तो एंड में क्या आएगा, रिजल्टेंट ट्रू आएगा। और कोई भी एक फॉल्स होगा तो हमारा रिजल्टेंट फॉल्स आएगा, और दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स ही आएगा, ठीक है। तो एंड के लिए क्या होता है कि आप लोगों ने ऐसे बाइनरी में पढ़ा होगा ना एंड के लिए कि यदि 1 हुआ तो रिज़ल्ट में 1 आता है, 0 1 हुआ तो ये 0 ही बन जाएगा, ठीक है। 1 0 हुआ तो 0 ही बन जाएगा, 0 0 हुआ तो 0 ही बन जाएगा, ओके। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि यदि एंड के साथ में वो आपका कंपाइलर बस एक ही ऑपरेंड को चेक करेगा पहले, यदि ये ट्रू होता है तो ही नेक्स्ट को देखेगा, क्योंकि यदि ये फॉल्स हो गया तो उसको पता ही ना कि रिजल्टेंट वैल्यू तो फॉल्स ही बननी है, क्योंकि कोई भी यदि दो एक्सप्रेशन में कोई भी एक तरफ का ऑपरेंड फॉल्स है तो रिजल्टेंट एंड के लिए फॉल्स ही आता है, ओके। जब इधर भी ट्रू है तभी नेक्स्ट वाले को वो चेक करेगा कि ट्रू है कि फॉल्स है, यदि ट्रू है तो रिजल्ट भी ट्रू आएगा, ओके, ठीक है। इसी तरह और के लिए क्या यूज होता है आपका, डबल पाइप साइन, इसको हम बोलेंगे लॉजिकल आर, ओके। और ये लिखेंगे कैसे, ऐसे इसको भी हम लिख सकते हैं कि a ग्रेटर देन
5 आर बी लेस देन 10। मीन्स कि आर के केस में कैसे होता है कि कोई भी एक ऑपरेंड यदि ट्रू हुआ तो रिजल्ट आपका ट्रू ही आता है। ओके, मीन्स कि यदि इसको भी इसके फॉर्म में देखना है, बाइनरी के फॉर्म में, तो हम कैसे 1 1 का क्या आएगा, 1 ही आएगा, 0 1 का भी 1 ही आएगा, 1 0 का भी 1 ही आएगा। यदि दोनों फॉल्स है तो ही हमारा रिजल्ट वैल्यू भी फॉल्स आएगी आर के केस में। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद करके रखनी पड़ेंगी। इसी तरह हमारा तीसरा ऑपरेटर जो है वो क्या होगा, नॉट ऑपरेटर, और ये हमारा यूनरी में आता है जबकि ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर में आते हैं। तो ये हमारा लॉजिकल नॉट। ओके, तो लॉजिकल नॉट का यदि एग्जांपल आप देखोगे तो कैसे आएगा, कुछ भी एक एक्सप्रेशन मान लीजिए लिख दिए कि A = B और आगे आपने लगा दिया नॉट। तो नॉट हमेशा क्या होता है, जो भी इसका रिजल्ट हो रहा होगा उसको रिवर्ट कर देगा। मीन्स कि यदि ये ट्रू हो रहा होगा तो नॉट आगे लग गया तो वो फॉल्स बन जाएगा, और फॉल्स हो रहा होगा तो वो ट्रू बन जाएगा। ठीक है, मीन्स कि यदि हमने कोई इसकी वैल्यू क्या हो रही होगी, ठीक है, ट्रू हो रही होगी और उसके आगे आपने नॉट लगा रखा तो ये क्या बन जाएगा, फॉल्स। ठीक है, और यदि इसकी वैल्यू फॉल्स आ रही होगी और आगे आपने नॉट लगा रखा तो ये इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ट्रू। ओके, तो यदि इसको एक एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल बना के। एग्जांपल, सबसे पहली लाइन हैज़ इंक्लूड stdio.h और फिर हमारा int मेन, और उसके बाद हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया और इस पर क्या लिख दिया कि int एज। ओके, एक वेरिएबल एज बनाया, उसमें क्या डाल दिया, 25 के अंदर हमने एक कंडीशन लगा दी, इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड लॉजिकल एंड एज लेस देन इक्वल टू 30, और फिर इफ़ का स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ। इसके अंदर हमने बस एक सिंपल printf कराया है और इस पर क्या मैसेज डाला है कि यू आर a यंग अडल्ट, बंद कर दिया। ओके, रिटर्न 0, और ये हमारा प्रोग्राम क्लोज हुआ। अब आउटपुट की यदि बात करें तो आउटपुट पे क्या आएगा, इसको ड्राई रन करके देखते हैं। आपका जैसे ही मेन मेथड के अंदर कंट्रोल आएगा, यहाँ पे एज एक वेरिएबल बनेगा मेमोरी पे और उसमें ये 25 असाइन हो जाएगा। ठीक है, अगली बार जब अगली लाइन पे कंट्रोल आएगा तो क्या होगा, इफ़ कंडीशन है, चूँकि सबसे पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके इसका रिजल्ट निकलेगा और फिर इसकी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि पहले जो एंड के आगे पीछे जो भी ऑपरेंड है पहले वो कैलकुलेट होंगे। तो एक कंडीशन ये कैलकुलेट की गई, ए क्या है, 25 है, तो 25 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18, तो कंडीशन क्या आई यहाँ पे, ट्रू आ गया। ओके, फिर दूसरी वैल्यू, चूँकि एक ऑपरेंड तो ट्रू मिल गया तो अब हमारा कंट्रोल इधर जाएगा। यदि यही फॉल्स हो जाता तो हम बाहर रिटर्न वाली लाइन पे आ जाते हैं, क्योंकि एक फॉल्स हो गया तो एंड के लिए तो सारा फॉल्स ही है। लेकिन अब ये ट्रू हो गया तो अगली बार कंट्रोल गया है। अब यहाँ क्या है, 25 लेस देन इक्वल टू 30, तो इक्वल तो नहीं है 30 के 25, लेकिन लेस देन होता है, तो ये वाला भी रिजल्ट क्या बनेगा, ट्रू। तो एंड के केस में ट्रू एंड ट्रू ट्रू, तो हमारा कंट्रोल इस वाली लाइन पे पहुँच जाएगा। और ये वाली लाइन पे हमने बस सिंपल एक printf लिखा है, तो आपके आउटपुट विंडो पे लिख जाएगा यू आर अ यंग अडल्ट। ओके, ये आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो अब वीडियो चूँकि बड़ा हो जाएगा, हम लोग यहीं पे आज का टॉपिक क्लोज करते हैं और नेक्स्ट जो भी हमारे ऑपरेटर्स हैं वो दूसरे टॉपिक
दूसरे वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उनकी भी सी अच्छी हो सके। ओके, तो बाय बाय।